हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं आरबीआई की रिसेंटली रिलीज नोटिफिकेशंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहली नोटिफिकेशन जो है हमारी, वो है हमारी इंडियन बैंक्स के ऊपर। ठीक है, जो इंडिया के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। और एआईएफआई, एआईएफआई होता क्या है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसके ऊपर है। अब देखो नोटिफिकेशन बोल क्या रही है। इंडियन बैंक्स और जो एआईएफआई है ना, इनके पास अपनी अपनी एक ऐसी पॉलिसीज थी, कुछ कुछ इनके ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसको आरबीआई ने मना किया था इंडियन मार्केट में लॉन्च करने से। क्यों? क्योंकि आरबीआई को इंडियन मार्केट की डायनेमिक्स पता है। ठीक है, कि क्या चीज चलेगी, कि क्या चीज से रिस्क बन सकता है मार्केट में। तो आरबीआई ने इनको वो पॉलिसीज और जो वो प्रोडक्ट्स थे उनको लॉन्च करने से मना किया हुआ था। और अगर लॉन्च करना भी होता है तो एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है आरबीआई के थ्रू। ठीक है, तो अब आरबीआई ने क्या किया है, इन बैंक्स को और एआईएफआई को अलाउ कर दिया है ये प्रोडक्ट्स और पॉलिसी लॉन्च करने के लिए। कहां? इंडिया के ज्यूरिडिक्शंस के बाहर। मतलब कि जैसे इंडियन बैंक्स की जो जो ब्रांच है बाहर है फॉरेन में, ठीक है, वहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। या एआईएफआई की जो कुछ ब्रांच अगर फॉरेन में है तो वहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। या तो फिर वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं कहां? आईएफएससी। ठीक है, आईएफएससी क्या है आपका? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये होता क्या है? देखो, आईएफएससी होते हैं आपके, ये एक सेंटर्स हैं जहां पे आप, जो हमारे एनआरआई कस्टमर्स हैं और जैसे हमारे बैंक्स हैं और एनबीएफसी हैं, इनकी फॉरेन ब्रांचेस हैं, इनको सहूलियत देने के लिए, इनको फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए। और एक बात यहाँ पे काम की ये है कि ये जैसे कि ये इंडिया का अगर वहां पे होगा तो ये रुपीज में डील नहीं करेगा, ये वहां की लोकल करेंसी में डील करेगा। ठीक है, ये रुपीज को छोड़ के बाकी करेंसी में डील करता है। तो ये होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। अब देखिए यहाँ पे एक बात और है, जो एआईएफआई है ना, वो होते क्या है? एआईएफआई होता है आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये इंडिया में टोटल 5 है। 5 कौन कौन से? देखो, पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन वो खुद दे देगा पेपर में। और पूछेगा हाउ मेनी एआईएफआईज आर देयर इन इंडिया। तो टोटल कितने हैं? 5। और कौन कौन से हैं? देखो, पहला है आपका एक्सिम बैंक। ठीक है, एक्सिम बैंक। फिर आ जाता है आपका नाबार्ड। फिर आता है आपका एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर आपका आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। और फिर लास्ट में आता है नेफेड। ठीक है, और ये लेटेस्ट इंक्लूड हुआ है, पहले 4 थे, अभी ये लेटेस्ट इंक्लूड हुआ है इसी साल। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन और है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक तो इंक्लूड हैं इस पॉलिसीज में, पर एक्सक्लूड किसको किया है? तो एक्सक्लूड किया है आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है वो इंक्लूड नहीं किए हैं। फिर आरआरबीज, जितने भी आरआरबी है उनको भी इंक्लूड नहीं किया है। और लोकल एरिया बैंक, इनको भी इंक्लूड नहीं किया है। इनके अलावा सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सबको इंक्लूड किया है। और ये 5 एआईएफआई को इंक्लूड किया गया है इस पॉलिसी के अंडर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्कीम के, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी बात कर रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। आरबीआई ने क्या किया है, इसकी जो नेटवर्थ और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसको रिवाइज किया है। ठीक है, तो जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, उनकी नेटवर्थ की बात करूं तो उनको 2 केसेस में डिवाइड किया है। एक, पहला वो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टायर 1 कैटेगरी में आते हैं और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी बन जाती है। एक तो है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टायर 1 में आ रहे हैं, ठीक है, टायर 1 कैटेगरी में। इसमें भी उन्होंने 2 पार्ट कर दिए हैं। एक वो जो सिर्फ सिंगल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, और दूसरा जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं टायर 1 में, उनके लिए कितनी मिनिमम नेटवर्थ है? 2 करोड़। उसके अलावा जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बच गए, उन सब के लिए कितनी है मिनिमम नेटवर्थ? 5 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगर समझो कोई मेरा, मैं एग्जांपल लेता हूँ टायर 1 कैटेगरी और सिंगल डिस्ट्रिक्ट, तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितनी है? मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़। पर समझ लो उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की मिनिमम नेटवर्थ कितनी है? 50 लैक्स। तो अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि इसको ना, ये 50 लैक्स वाले को, जो ये यूसी, इसको लिख लेते हैं ए। तो जो ये ए है ना, इसकी मिनिमम नेटवर्थ होनी कितनी चाहिए? 2 करोड़। पर है कितनी? 50 लाख। तो इसको करना क्या पड़ेगा? इसको ये करना पड़ेगा, जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना 2 करोड़, इसका 50%, इसका 50% कितना हुआ? 1 करोड़। इसको अपनी नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ मेंटेन करनी पड़ेगी। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक 50% नेटवर्थ मेंटेन करनी पड़ेगी।
और इसकी मिनिमम नेटवर्थ है कितनी, 2 करोड़। तो इसको 2 करोड़ कब तक मेंटेन करना पड़ेगा, 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2028 तक 100% मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी नेटवर्थ अपने क्राइटेरिया से मैच नहीं हो रही है, तो उनको अपने क्राइटेरिया का 50% तक मेंटेन करना है 31 मार्च 2026 तक, और पूरा 100% मेंटेन करना है 31 मार्च 2028 तक। ठीक है। वहीं अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, जो हमने अपने बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस में भी डिस्कस किया था, तो उसके लिए क्या बोला है आरबीआई ने कि जो टायर 1 कैटेगरी में आ रहे हैं ना, चाहे वो फिर सिंगल डिस्ट्रिक्ट में हो या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में हो, जो टायर 1 कैटेगरी में आ रहे हैं उनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी मेंटेन करनी है, 9%। ठीक है। उसके अलावा जो भी टायर, उसके अलावा जितने भी बच गए, जो टायर 2 से लेकर टायर 4 तक में आ रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको कितना करना है, 12%। अब वही केस है, समझ लो कोई टायर 2 का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% है, तो उसको क्या करना है, 12% करना है। पर कैसे, उसको करना है पहले 10%, कब तक, 2024 तक, 31 मार्च। फिर उसको करना है 11%, कब तक, 31 मार्च 2025 तक। और उसको फिर करना है 12%, कब तक, 31 मार्च 2026 तक। ठीक है। तो ये होगी बात क्राइटेरियाज की। अब बात करते हैं टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 है क्या। देखो, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट, ठीक है, जिनका डिपॉजिट जो है वो 100 करोड़ तक है, वो आते हैं आपके टायर 1 में। ठीक है। फिर टीयर 2 में कौन आ रहे हैं आपके, जिनका है 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक। ठीक है, वो टीयर 2 में आ रहे हैं। फिर टीयर 3 में कौन से आ रहे हैं, जिनका है 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक डिपॉजिट्स। और टीयर 4 में कौन आएंगे, टीयर 4 में आएंगे जिनका 10,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट है, वो आएंगे आपके टीयर 4 में। ठीक है। यहाँ पे एक जीरो और आएगी, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक टीयर 3 में, और टीयर 4 में 10,000 करोड़ से ऊपर। अब यहाँ पे देखो आरबीआई ने क्या किया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इंकरेज करने के लिए, ठीक है, इनको और ज्यादा ग्रो करने के लिए क्या कहा है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है ना, वो अपनी ब्रांचेस और खोल सकता है। तो कितनी ब्रांचेस खोल सकता है, 10%। अब देखो 10% किसका, बात तो यही है ना, 10% ऑफ व्हाट। तो 10% पता है किस चीज का, जैसे समझ लो ये फाइनेंशियल ईयर है 2023 में खत्म हो जाएगा। तो जब 2023 में खत्म हुआ, समझ लो हमारा है एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक्स, इसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए, और 2023 मार्च में इसकी टोटल ब्रांचेस थी 200। तो जो इसकी टोटल ब्रांचेस है ना फाइनेंशियल ईयर एंड में, उसका 10% नई ब्रांचेस ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में खोल सकता है। मतलब कि 20 ब्रांचेस और खोल सकता है ये अगले फाइनेंशियल ईयर में। पर कंडीशन क्या है, पहले इसको ये सारी चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में ये सारी चीजें फुलफिल होंगी, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितनी भी उस बैंक की ब्रांचेस होगी, उसका 10% वो नई ब्रांचेस अगले फाइनेंशियल ईयर में खोल सकता है। ये मतलब एक तरीके से इनको बूस्ट करने के लिए बैंक ने स्टेप लिया है, आरबीआई ने ये स्टेप लिया है। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो अगली नोटिफिकेशन बोल रही है हमें एसएलआर होल्डिंग इन हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी। अब देखो एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में। तो इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है, अगर जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। बैंक जो है ना, वो अपने बैंक के पास होता है एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, ये होता क्या है, कासा अकाउंट्स की और एफडीआरडी की टोटल सेविंग्स। ठीक है, एफडीआरडी और कासा अकाउंट्स के जो भी आपके टोटल सेविंग्स होगा, डिपॉजिट होगा, उसको बोलते हैं हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो एक बैंक के पास जितना भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है, उसका कुछ परसेंट, ठीक है, उसका कुछ परसेंट वो एसएलआर में मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड बॉन्ड्स। ठीक है। अब वो कुछ अपना एसएलआर की फॉर्म में रखता है अपने पास। ठीक है, तो उसमें से कुछ पैसा वो बॉन्ड्स में लगाता है। तो उस बॉन्ड्स की मैच्योरिटी जो होती है ना, उसको बोलते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी। उसको बोलते हैं हम हेल्ड टू मैच्योरिटी। अब आरबीआई ने क्या किया था, जब आपका कोरोना आया था ना, उस टाइम क्या किया था, इसकी रेंज बढ़ा दी थी 19.5% से लेके 23% तक। ठीक है, इसकी रेंज बढ़ा दी थी 19.5% से 23%, और ये कब तक वैलिड कर दिया था, 31 मार्च 2023 तक। पर अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि ये चलेगा 31 मार्च 2024 तक।
अब 31 मार्च 2023 को हटा के इन्होंने कर दिया 31 मार्च 2024। पर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको फिर से 31 मार्च 2024 के बाद फिर से इसको वापस मेंटेन करना पड़ेगा 19.5% पे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर क्वार्टर आपको 1-1% कम करना पड़ेगा। देखो अभी कितना है 23%, अभी है आपका 23%। ठीक है, फिर क्या होगा 31 मार्च 2024 तक 23% है, उसके बाद अगला क्वार्टर कब खत्म होगा, जून में, तब आपको 22% पे लाना होगा। फिर अगले क्वार्टर में आपको 21% पे, फिर उससे अगले क्वार्टर में आपको 20% पे, और इन दी एंड 19.50% पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कि 19.5% से चेंज करके कितना परसेंट किया है, तो 23% किया है। कब तक के लिए किया है, तो ये आ जाएगा आपका 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, या तो फिर आपसे क्वेश्चन सीधा बोल सकता है कि आरबीआई ने मेंटेन किया 23% पे 31 मार्च 2024, उसके बाद वापस किस रेंज पे लाना पड़ेगा, हमें किस परसेंटेज पे लाना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होगा 19.5% पे। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको यहां से। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज ये हमारा आज का लास्ट है। देखो यहाँ पे क्या किया है, आरबीआई ने यूपीआई में ना एक चीज लाई है, वो क्या है, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट। अब देखो जो लोग आईपीओ वगैरह यूज करते होंगे ना, उनको पता होगा। देखो एक चीज होती है ASBA, ठीक है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये क्या होता है, जैसे आप कभी आईपीओ वगैरह यूज करते हो ना, तो आईपीओ, देखो आईपीओ आते हैं, आप उसको ना अप्लाई करते हो, क्योंकि उसकी जो अलॉट होने की डेट होती है ना, वो आगे की होती है। जैसे समझ लो आईपीओ अलॉट होना है 25 दिसंबर को। ठीक है, वैसे तो संडे है, बंद होती है मार्केट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 25 दिसंबर को आईपीओ अलॉट होना है, तो उसकी विंडो खुल जाएगी। जैसे समझ लो आज है, समझ लो 10 तारीख, 10 से लेके बोलेगा 17 तक, जितने भी लोग हैं ना, वो अप्लाई कर लो आईपीओ के लिए। ठीक है, अलॉट हम 25 तारीख को करेंगे। तो सोचो आपने 10 के बीच में अलॉट कर ली, आईपीओ के लिए बुकिंग कर दी, तो जो जितने अमाउंट की आप बुकिंग करते हो ना, उस पर लग जाता है ब्लॉक। वो किसके थ्रू लगता है, ASBA के लिए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। जैसे समझ लो मैंने किया 10,000 के आईपीओ जो है वो बुक कर लिए, शेयर्स बुक कर लिए, तो क्या होगा, 10,000 जो मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे ना, उन पे लग जाएगा होल्ड। ठीक है, फिर 25 तारीख को खुलासा होगा कि मेरे को आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है। अगर आईपीओ मिला है, तो ये जो 10,000 अमाउंट होगा ना, ये मेरे बैंक से कट के चला जाएगा शेयर मार्केट में। और अगर आईपीओ लॉट नहीं हुआ है, तो ये होल्ड हट जाएगा, और इस 10,000 को मैं यूज कर पाऊंगा। तो इन सब के फीचर्स को देख के ना, आरबीआई ने डिसाइड किया कि यूपीआई काफी ज्यादा एडवांस चीज है, और इसका स्कोप काफी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अभी हमारे ऑटो पे मैंडेट जो है वो 70 लाख के अराउंड है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 70 लाख के अराउंड। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक नई एप्लीकेशन, इसमें नया फीचर दे दिया, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट्स। अब इससे क्या होगा, देखो जैसे ये 10,000 वाला होल्ड था ना, ये सिर्फ एक चीज के लिए था, पर अब क्या होगा यूपीआई में, जैसे समझ लो आपकी लोन की किस्त जानी है। ठीक है, आपने एसआईपी में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, फिर आपने किसी को 10,000 रुपए देने भी होंगे। ठीक है, समझ लो ऐसे, तो आपका हर महीने का कुछ फिक्स चीज है। समझ लो आप 10,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, फिर आपका रूम रेंट है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें फिक्स करनी है। तो आपको क्या होगा, जैसे समझ लो आपकी सैलरी आई 10,000 रुपए, ठीक है, और 1,000 आप लोन की किस्त देते हो। ठीक है, 1,000 आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, 1,000 आप रूम रेंट देते हो। तो आप क्या करोगे, यूपीआई में ना 3,000 का होल्ड फिक्स कर दोगे। ठीक है, और उसको अलॉट कर दोगे आगे 3 डिफरेंट अकाउंट्स में, कि भाई जैसे ही मेरी सैलरी आई 3,000 का होल्ड लगा देना, और इस डेट को इस 3,000 में से 1,000 लोन में चले जाने चाहिए, फिर 1,000 मेरे एसआईपी में चले जाने चाहिए, और 1,000 मेरे रूम रेंट में चले जाने चाहिए। ठीक है, तो ये फीचर आप यूज कर पाओगे यूपीआई में, ये आरबीआई ने अलाउ कर दिया, और इसका नाम क्या है, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट्स। ठीक है, तो इसके साथ आप यूपीआई और एडवांस बन जाएगी, और इससे आप काफी यूज कर पाओगे, और इससे आपकी मैनेजमेंट भी हो पाएगी। ठीक है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा पहली तारीख को होल्ड लगा दिया और डेट फिक्स कर दी, इस तारीख को मेरे खाते से पैसे चले जाए। तो ये सिस्टमेटिकली बन जाएगा आपके लिए, और आप पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो ये था आज की हमारी वीडियोस में, और ये थी कुछ आरबीआई की नोटिफिकेशन। जल्द मिलेंगे आपको और आरबीआई की नोटिफिकेशन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।